तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टोक्स लॉ को समझते हैं। स्टोक्स लॉ क्या होता है? देखो, जैसे मेरे पास अगर कोई एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब में अगर कोई फ्लूइड फिल है, ठीक, एक फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड है ये बहुत मतलब होमोजीनियस है, मतलब इसमें हर पार्टिकल जो है एक ही तरह का है। तो एक होमोजीनियस मेरे पास फ्लूइड है, ठीक। इस फ्लूइड का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है ईटा, ठीक। इस पे एक स्फेरिकल बॉल को हम लोग डालें, एक स्फेरिकल बॉल को इस लिक्विड के अंदर डालें, तो मानते हैं कि वो इस पॉइंट तक, यानी जब इस बॉल को हम लोग इस लिक्विड के अंदर डालेंगे तो मानते हैं कुछ हद तक ये एक्सेलरेशन को शो करेगा, यानी जब नीचे जाएगा, जब इसको ऐसे इसको पकड़े हुए अभी बॉल को और छोड़ेंगे तो जब ये नीचे गिरेगा तो कुछ एक्सेलरेशन शो करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, यानी एक निश्चित दूरी के बाद उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होने लगेगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो सपोज करते हैं कि टी पॉइंट तक ये बॉल आपका आया, पी पॉइंट तक आया, और पी पॉइंट पे आने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ मूव करने लगा। इसका रेडियस, इस बॉल का रेडियस है आपका स्मॉल आर, इस बॉल का स्फेरिकल का रेडियस है आपका स्मॉल आर, ठीक है, और ये नीचे की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इस पॉइंट के बाद जब नीचे की तरफ जाएगा तो इस पे अपर डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि विस्कस फोर्स होता है। तो वो जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईटा आर और वी के, यानी कि जो ये जो विस्कस फोर्स, यानी ये जो अपोजिंग फोर्स लगता है, जो विस्कस फोर्स लगता है इस बॉल पे, तो वो जो है इस लिक्विड का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इस स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस है और इसका जो वेलोसिटी है उस पे डिपेंड करता है। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइंस निकालते हैं, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ये 6 पाई एक कांस्टेंट आता है ईटा आर वी, और ये जो आपका फोर्स आया, फोर्स का वैल्यू, यानी हम लोग यही आपका होता है स्टोक्स लॉ। यानी स्टोक्स लॉ हमको ये बताता है इसका मैग्नीट्यूड, यानी फोर्स जो है, जो अपोजिंग विस्कस फोर्स मेरा लग रहा है इस बॉल पे वो कितना होगा, वही हम लोग को स्टोक्स लॉ बताता है। समझ में बात आई कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। टर्मिनल वेलोसिटी को समझो। देखो, जब हम लोग किसी एक स्फेरिकल बॉल को जब यहाँ पे पकड़े, एक स्फेरिकल बॉल, और उसको छोड़े, तो छोड़ने से वो कुछ एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ क्या हो रहा है? नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो व्हेन बॉडी फॉलिंग फ्रीली, जब ये जो बॉडी है फ्री फॉल कर रहा होगा तो इसका स्पीड क्या होगा? इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे इसका स्पीड नीचे की तरफ जाते जाते इंक्रीज करेगा तो इस पे जो अपोजिंग विस्कस फोर्स है वो भी क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। और इस पे जो अपर फोर्स लग रहा है, यानी इसमें जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, वो विस्कस फोर्स, यानी ये जो है विस्कस फोर्स, इसको F से डिनोट किया, और अप थ्रस्ट, यानी ऊपर की तरफ जो थ्रस्ट लग रहा है उसके बराबर है, जिसको कि U से डिनोट किए। किससे डिनोट किए? U से। और ये जो अपवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है, यानी वेट जो लग रहा है इसके, ये जो है वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा, क्योंकि इसका जितना फोर्स, यानी जितना वेट फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है? नीचे की तरफ। तो इस पे नेट फोर्स आपका जीरो लग रहा है, क्योंकि दोनों विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है और वेट नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है, और एक्सेलरेशन इसका क्या है? जीरो है। तो जब नेट फोर्स आपका जीरो हो और एक्सेलरेशन भी आपका जीरो हो तो उस केस में ये जो बॉडी है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा कि नहीं करेगा, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जिसको कि v नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आई? तो जब भी कोई बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसमें उस पे जो विस्कस फोर्स और जो अप थ्रस्ट लगेगा वो उस बॉडी के वेट के क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस पे जो ये विस्कस फोर्स लग रहा है, यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है वो स्टोक्स लॉ जो फोर्स बताएगा वही लगेगा, यानी 6 पाई नीटा आर वी। होगा कि नहीं होगा? और साथ ही साथ ये जो कहाँ गया अप थ्रस्ट लग रहा है, अप थ्रस्ट जो है
वो क्या लग रहा है, वो हो जाएगा 4/3 πr³ रो जी, यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इस लिक्विड का डेंसिटी क्या है, रो, और इस बॉडी का डेंसिटी है सिग्मा। तो 4/3 πr³ रो सिग्मा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इस बॉडी का जो डेंसिटी है। तो इस बॉडी का डेंसिटी क्या है, 4/3 πr³ सिग्मा, सिग्मा जी। होगा कि नहीं होगा। अब एक काम करेंगे कि 4/3 πr को उधर भेजेंगे, तो इधर बचेगा 6π∗r⁵ इज इक्वल टू 4/3 πr³ सिग्मा जी माइनस 4/3 πr³ रो जी। अब इसमें से 4/3 πr³ और जी कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, 6π। अब ये जो वेलोसिटी है ये आपका v नॉट होगा, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो 6π∗r⁵ इज इक्वल टू 4/3 πr³ जी और सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो ये होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि ये v नॉट को इधर आने देंगे, बाकी जितना चीज मल्टीप्लाई में है वो सारा कहाँ जाएगा, उस तरफ। है ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा पहले ही काट दो ना, पाई से पाई तो कट जाएगा, कटेगा। उसके बाद r³ से एक r भी कट जाएगा, r³ से एक r भी कट जाएगा, तो उधर क्या बचेगा, r²। तो एक क्यूब कटेगा तो r² बचा। उसके बाद और तो कुछ इधर बचा नहीं है, तो जो भी बचा उसको उधर भेजो। v नॉट इज इक्वल टू 4 बाई, अच्छा पहले ऊपर का लिख दो, 4r² जी सिग्मा माइनस रो बाई 3 × 6 और क्या बचा, ईटा, ईटा, यही सब चीज बचा। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो v नॉट का, यानी जो स्मॉल v नॉट है उसका फॉर्मूला आता है, इसमें से 2 कॉमन, 2r², यानी 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 3 टाइम्स में कटेगा, ये 2 टाइम्स में कटेगा, तो 2r² जी, 2r² जी सिग्मा माइनस रो, और नीचे क्या बचेगा, 3 × 9, तो 9 टाइम्स ईटा, 9 टाइम्स ईटा। तो ये हो गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, 2r² जी सिग्मा माइनस रो अपॉन 9 × ईटा। समझ में बात है, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें दिक्कत, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, यहाँ बता दे, देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, इधर जो है टाइम होगा, इधर टाइम, इधर वॉल्यूम। समझ में बात है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम, जैसे मतलब नीचे की तरफ जब ये बॉल आएगा, नीचे की तरफ ये बॉल आएगा, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज करेगा नहीं, वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम टाइम ग्राफ का, वॉल्यूम टाइम जो है उसका ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक पर्टिकुलर जब ये एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन होगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, यानी एक पॉइंट पे ये आएगा धीरे धीरे नीचे एक्सेलरेशन करते हुए, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप। मतलब ये जैसे मान लो ये बॉल है, ये नीचे की तरफ आया एक्सेलरेशन से, फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो वो एक्सेलरेशन किया, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करने लगा, मूव करने लगा। वेलोसिटी टाइम, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। तो वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कांस्टेंट होगा, और यही जो कांस्टेंट होगा वेलोसिटी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में बात आई, वो वॉल्यूम नहीं है, वो वेलोसिटी, गलती से मुझसे निकल गया। अब इसमें कुछ कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस, उस कंडीशंस को भी बताते हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर जो बॉडी का डेंसिटी होगा, जो बॉडी का डेंसिटी होगा वो अगर लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा होगा, यानी सिग्मा का जो डेंसिटी है,
सिग्मा जो है वो अगर रो से बड़ा हो जाए तो इस केस में डाउनवर्ड होगा, यानी जो बड़ी है यानी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, डाउनवर्ड। समझ में पाता है, टर्मिनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि इसका अगर ये इसका डेंसिटी कम है, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा कम है, और अगर बॉल का डेंसिटी ज्यादा है तो वो अपने आप नीचे जाएगा, यानी टर्मिनल वेलोसिटी किधर होगा, डाउनवर्ड। दूसरे केस में अगर सिग्मा का डेंसिटी रो के डेंसिटी मतलब बॉल का यानी बॉडी का जो डेंसिटी है वो अगर लिक्विड के डेंसिटी के बराबर हो जाए तो उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो कि टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वी नॉट वो क्या है, 2r² जी सिग्मा माइनस रो सिग्मा बाई 9 ईटा। अब इसमें अगर ये भी दोनों जो है एक दूसरे के बराबर हो जाए तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो और ये पूरा टर्म जीरो, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीसरा केस है आपका कि अगर सिग्मा यानी बॉडी का जो डेंसिटी है वो लिक्विड के डेंसिटी से कम, बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम हो, तो टर्मिनल वेलोसिटी कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड्स, यानी कि वो जो बॉडी होगा वो एयर बबल होगा जो कि ऊपर की तरफ यानी निगेटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में बात है कि ये कुछ कंडीशंस थे। हम लोग स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो को जानते हैं। अब हम लोग जो है अभी तक जितना पढ़े उसमें फ्लूइड जो था वो स्टैटिक था यानी रेस्ट में था। अब हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे, यानी फ्लूइड जो है जब मोशन में होता है। देखो ये एक मेरे पास एक ट्यूब है जिसमें एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस फ्लूइड का कुछ कुछ पार्टिकल क्या करेगा, पास करेगा। तो अगर मानते हैं कि ये जो पहला पार्टिकल है ये v वेलोसिटी से मूव किया, दूसरा भी जो है v वेलोसिटी से मूव किया, तीसरा भी जो है v वेलोसिटी से मूव किया, तो तीनों जो पार्टिकल मूव करेगा वो तो इस पॉइंट से जब ये तीनों पार्टिकल पास करेगा तो अगर ये तीनों पार्टिकल जो इस पॉइंट से पास करेगा इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहेंगे। स्ट्रीम लाइन टर्बुलेंट फ्लो को ऐसे समझो कि टैप जानते हो ना, नल, बाथरूम में जो नल होता है उसको जब हम लोग धीरे से खोलते हैं तो उसमें जो वाटर होता है, पानी जो होता है वो एकदम स्ट्रीम लाइन में बहुत कॉन्स्टेंटली, जैसे नल को जब बहुत धीरे से खोलो तो पानी कितना धीरे धीरे आराम से बहता है, लेकिन जैसे ही अगर नल को बहुत तेजी से खोलो तो पानी बहुत तेज, यानी जैसे ये मेरे पास एक नल है, इस नल से अगर हम लोग इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो में यानी नल को धीरे से खोलें तो इस नल से पानी कैसे धीरे 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 आराम से बहता है, धीरे धीरे बहता है। और वही इसी नल को अगर टर्बुलेंटली खोलें यानी कि बहुत तेज, क्या करें, बहुत तेजी से अगर खोलें नल को, अगर झटाक से ऐसे खोलें तो इसमें पानी जो है ऐसे ऐसे जल्दी 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 बहने लगता है, कितना तेज फास्ट बहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो, जिसमें पानी जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में आराम से कितना कॉन्स्टेंटली मतलब बहुत आराम से रिलैक्स मूड में बहता रहता है, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में एकदम तेजी से बढ़ता है। इसमें एक टर्म आता है लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो ये चीज होता है कि जब जब लिक्विड का विस्कोसिटी ज्यादा होता है, लिक्विड का विस्कोसिटी ज्यादा होता है तो वो जो है लेयर वाइज लेयर क्या करता है, वो फ्लो करने लगता है। और ऐसा लगता है जैसे जैसे जब उसमें लैमिनार फ्लो में होता क्या है कि जब पानी को खोलोगे तो ऐसा लगेगा वो रुका हुआ है, लेकिन वो फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि जो लिक्विड है उसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है और वो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है, उसी को हम लोग लैमिनार फ्लो बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे स्ट्रीम लाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। चलिए तो अभी हम आपको क्रिटिकल वेलोसिटी बताएं। क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। इसका मतलब होता है वी सी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला के इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी। के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और डी क्या है यहाँ पे, डायमीटर है। डायमीटर किसका है, तो ये जो ट्यूब है इस ट्यूब का जिस मतलब सॉरी ट्यूब का नहीं, वो जो पार्टिकल है मतलब जिस पार्टिकल का हम लोग वो निकाल रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, उस पार्टिकल का जो डायमीटर होगा वही आपका डी है, कैपिटल। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का पहले फॉर्मूला होता है रो इंटू वी इंटू डी बाई ईटा, यानी रो यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड,
v यानी वेलोसिटी, d यानी डायमीटर और अपॉन ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग को ये चीज बताता है कि कोई भी जो फ्लूइड है उसका फ्लो क्या है, मतलब वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। तो किसी भी फ्लूइड को ये जानने के लिए कि वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट फ्लो है, उसका हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है रो वी डी अपॉन ईटा। इसके बाद एक टर्म आता है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल मतलब क्या होता है? मीडियम यानी मॉडरेट, आइडल है वो ऐसा फ्लूइड जो कि ना ही विस्कस होता है, ना ही कॉम्प्रेसिबल होता है, उसका जो फ्लो होता है वो स्टेडी होता है और इरेशनल होता है। मतलब कि कैसे बताया, जैसे आइडियल फ्लूइड को ऐसे समझो कि टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो दोनों के बीच का, लगभग टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन दोनों के बीच का एक तरह से समझ सकते हो कि उसको आइडियल फ्लूइड कहते हैं। आइडियल फ्लूइड का ना कुछ कुछ फीचर्स होता है, जैसे इसमें फ्लो क्या होता है? स्टेडी होता है, यानी कि इसमें जो फ्लूइड में जो पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं उनके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। वेलोसिटी हर पॉइंट पे उनका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, यानी उनका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है? आइडियल फ्लूइड का कांस्टेंट होता है। तीसरा चीज है कि नॉन विस्कस होते हैं, यानी कि उनके अंदर इंटरनल कोई फ्रिक्शन फोर्स उनके अंदर नहीं लगता है, नॉन विस्कस होते हैं। और साथ ही साथ इरेशनल फ्लो होता है, यानी किसी भी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा उसका, यानी ऐसा नहीं कि कहीं पे पार्टिकल ऐसे गोल 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 घूमते घूमते, नहीं, सीधा एकदम, जैसे लिक्विड है तो ऐसा नहीं पार्टिकल गोल 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 घूमते घूमते जा रहा है, सीधा एकदम जैसा। तो एंगुलर मोमेंटम यानी इरेशनलिटी नहीं होता है कहीं पे, तो उसको आइडियल फ्लूइड कहते हैं, यानी कि स्टेडी रहता है, इरेशनल रहता है, इनकम्प्रेसिबल रहता है और साथ ही साथ नॉन विस्कस होता है, यानी टर्बुलेंट जो फ्लो होता है और स्ट्रीमलाइन जो फ्लो होता है दोनों के बीच का समझ सकते हो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ऐसे समझेंगे कि जैसे ये मेरे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब में एक लिक्विड मेरा फ्लो कर रहा है, इस ट्यूब में क्या कर रहा है? लिक्विड मेरा फ्लो कर रहा है। ये जो लिक्विड मेरा फ्लो कर रहा है, इस लिक्विड में यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो पार्टिकल है और यहाँ पे जो पार्टिकल है, ठीक, सपोज करना है कि ये जो पार्टिकल है वो टी टाइम में सपोज क्या करना है, मतलब बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टी टाइम में ये पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो उस केस में जब ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा और इसके पीछे, यानी ये पार्टिकल जब पहले यहाँ पे था तो इसके पीछे जो पार्टिकल होगा इस जैसे ये पार्टिकल जैसे आगे बढ़ा, मेरा उंगली को देखो, ये मेरा है, जैसे ये जो पार्टिकल था पहले ये कहाँ था? यहाँ पे, और इसके एक पार्टिकल ये है मेरा उंगली और एक पार्टिकल ये है, तो ये वाला यानी पहला पार्टिकल जैसे ही इस पे पहुंचा तो ये पीछे वाला पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सिमिलरली जब इसके पीछे जो पार्टिकल होगा, जब ये पार्टिकल आगे जाएगा यानी ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो ये पार्टिकल इसकी जगह पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। तो मानते हैं कि वो जो पार्टिकल वहां पे पहुंचा वो टी टाइम में पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचा? टी टाइम में, और उसका वेलोसिटी क्या था? ए पॉइंट पे, यानी ये जो पॉइंट है इसको ए पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग ए से डिनोट किया, स्मॉल ए से, और इस पॉइंट को स्मॉल बी से। तो इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या था? वी बी, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या था? वी ए। इस पॉइंट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है? ए, और इस पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए डैश है। तो यहाँ पे ए डैश जो है वो आपका ए से बड़ा है, यानी इस पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए से क्या है? बड़ा है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को होने के लिए जो m1 है, यानी यहाँ पे जो मास है इस लिक्विड का वो m2 के बराबर होना चाहिए, m1 जो है m2 के बराबर होना चाहिए। अब मानते हैं कि ये जो पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट का जो डेंसिटी है वो रो ए है, इस ए पॉइंट का डेंसिटी क्या है? रो ए है, और बी जो पॉइंट है यानी ये जो पॉइंट है इसका डेंसिटी है रो बी। तो m1 मास जो यहाँ पे है इस पॉइंट का मास क्या हो जाएगा? रो ए इंटू वी ए। अच्छा, इस पॉइंट पे ये जो पार्टिकल जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो वी ए टी हो जाएगा, यानी टी टाइम में जितना वेलोसिटी से वो मूव किया उतना उसका वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। और इसको अगर एक सिलेंडर मानो, यानी इतने वाले पार्ट को बस एक सिलेंडर मानो, तो ये जो VAT है यही इसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी यहाँ पे दो सर्कल दिख रहा है ना, इन दोनों सर्कल को सिलेंडर का अगर दोनों
तरफ का सिलेंडर मानो तो इसका डिस्टेंस, इस सिलेंडर का हाइट भी क्या हो जाएगा VBT, क्योंकि ये VB वेलोसिटी से t टाइम में VB वेलोसिटी से ये पार्टिकल मूव किया है, तो VBT इसका हाइट हो जाएगा। तो रो इंटू VA मस्ट बी इक्वल टू रो बी इंटू VB, होगा कि नहीं होगा? इसमें पहले बताओ, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है मास जो है, ये यहाँ पे हमको वॉल्यूम आया, ये क्या आया? कैपिटल V है, वॉल्यूम ऑफ A और वॉल्यूम ऑफ B। अब ये जो वॉल्यूम है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू हाइट। तो A पॉइंट का एरिया क्या है? कैपिटल है, इंटू VA को एरिया इंटू हाइट, हाइट क्या है? VAT, तो VAT इक्वल टू रो बी। अब ये तो एज इट इज रहेगा रो बी इंटू VB, यानी ये जो B पॉइंट है इसका वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा? A डैश इंटू VBT, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब दोनों तरफ से अगर T को कैंसिल कर दे तो मेरे पास क्या बचेगा? रो A इंटू एरिया इंटू VA इज इक्वल टू रो B इंटू A डैश इंटू VB बचेगा। यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो रो ए वी है, ये तीनों चीज आपका कांस्टेंट है कि नहीं है? तीनों चीज है कांस्टेंट है कि नहीं? तो ये तीनों जो है कांस्टेंट जो होता है इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं फॉर कंप्रेसिबल लिक्विड्स, फॉर कंप्रेसिबल लिक्विड। ये जो मेरा इक्वेशन आया कंटिन्यूटी का, ये कंप्रेसिबल लिक्विड्स के लिए आया। किसके लिए आया? कंप्रेसिबल लिक्विड्स के लिए। अगर इनकंप्रेसिबल लिक्विड का बात करना हो तो उसमें क्या हो जाएगा? तो यहां लिख देते हैं फॉर इनकंप्रेसिबल लिक्विड, इनकंप्रेसिबल लिक्विड, इनकंप्रेसिबल लिक्विड में आपका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो उसका डेंसिटी था, यहाँ पे जो उसका डेंसिटी था वही डेंसिटी उस लिक्विड का यहाँ पे भी होगा। यानी फॉर इनकंप्रेसिबल लिक्विड डेंसिटी ऑफ बोथ द थिंग्स आर इक्वल, डेंसिटी दोनों का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो डेंसिटी अगर इक्वल हो जाएगा तो उस केस में जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे A इंटू VA इज इक्वल टू रो B इंटू A डैश इंटू VB, तो जब ये दोनों डेंसिटी इक्वल है तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो एरिया इंटू VA इज इक्वल टू A डैश इंटू VB, होगा कि नहीं? और यहाँ पे ये जो मेरा आया ये क्या आ गया? फॉर इसमें A और V क्या हो गया? कांस्टेंट हो जाएगा। A और V क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपका ये वाला हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर कंप्रेसिबल लिक्विड, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकंप्रेसिबल लिक्विड ये वाला हो जाएगा। समझ में बात आ गई? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आज का वीडियो यहीं तक खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल यानी बर्नौलीज थ्योरम को जानेंगे।